ईरान की कोशिश थी कि वो इजराइल पर अपना परमाणु बम फोड़े, लेकिन उससे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के न्यूक्लियर अड्डों के साथ साथ खलीफा के परमाणु बम वाले ख्याली गुब्बारे को भी फोड़ दिया। इसलिए अब ईरान के पास परमाणु बम के बजाय सिर्फ डर्टी बम फोड़ने का विकल्प बच गया है। यानी जवाबी हमले में ईरान इजराइल पर डर्टी बम फेंक सकता है। वैसे ये बम तबाही के मामले में मिनी परमाणु बम जैसा ही है। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा पारंपरिक बम होता है जिसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल को डायनामाइट या दूसरे किसी विस्फोटक के साथ रखकर धमाका किया जाता है। इसमें ब्लास्ट से ज्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन विस्फोट के साथ रेडिएशन का जहर हवा में फैल जाता है और नुकसान से ज्यादा लोगों में डर फैलता है। किसी मिसाइल या फाइटर जेट की मदद से डर्टी बम को एक बड़े शहर या इलाके पर गिराया जा सकता है। अगर यह धमाका इजराइल की राजधानी यरूशलेम में हो तो शुरुआती 24 घंटे में वहां के करीब 10 लाख लोगों में लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित होंगे। यानी हर 10 में से एक व्यक्ति पर डर्टी बम का असर होगा। हालांकि ये संभावित आंकड़े हैं, हकीकत में नुकसान इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। ऐसे धमाके के बाद रेडियो एक्टिव मटेरियल्स की वजह से शहर की हवा, मिट्टी और पानी में भी रेडिएशन फैल जाएगा। पूरा इलाका इतना प्रदूषित हो जाएगा कि वहां अगले कई वर्षों या दशकों तक इंसान का रहना मुश्किल होगा। अगर कोई इंसान ऐसे रेडिएशन के संपर्क में आ जाएगा तो उसे कैंसर सहित दूसरी बीमारियों के होने का खतरा बना रहेगा। यानी ये बम जितना शरीर को नहीं मारता, उससे कहीं ज्यादा दिमाग में डर फैलाता है। ऐसा रेडिएशन फैलाने के बाद उस इलाके की सफाई करने में वर्षों का समय लग सकता है, जिस पर करोड़ों अरबों रुपए का खर्च भी होगा। अगर ईरान ने कोई डर्टी बम गिराया तो मारने वाला नहीं बल्कि डराने वाला विस्फोट होगा। इस समय परमाणु बम भले ही दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार है, लेकिन डर्टी बम भी उससे कुछ कम नहीं है। आप ये जानते होंगे कि दुनिया में अब तक सिर्फ 2 बार परमाणु बम से हमला किया गया है। 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर न्यूक्लियर अटैक किया था। हालांकि अब तक दुनिया के किसी भी देश ने सफलतापूर्वक डर्टी बम का इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन ईरान का मामला जरा दूसरी किस्म का है। ये एक ऐसा देश है जो वर्षों से परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम को प्रोसेस कर रहा है, अपने बम को बनाने की तैयारी कर रहा है। यूएन की एक एजेंसी से आई रिपोर्ट के मुताबिक पिछले महीने तक ईरान के पास करीब 408 किलोग्राम यूरेनियम मौजूद था, जिसकी मदद से 9 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। तो क्या ईरान इस यूरेनियम का इस्तेमाल डर्टी बम बनाने के लिए करेगा? मिलिट्री एक्सपर्ट्स का दावा है कि यूरेनियम से डर्टी बम बनाना मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं। यानी ईरान के पास डर्टी बम बनाने का कच्चा माल मौजूद है, पर ईरान की चिंता यह है कि ऐसा कोई बम तैयार होने से पहले एक के बाद एक उसके मिलिट्री अड्डे बर्बाद हो रहे हैं। आशंका है कि ईरान की सरकार हताशा में आकर डर्टी बम का धमाका कर सकती है। लेकिन इस समय ईरान की सबसे बड़ी चिंता यही है, क्या उसकी मिसाइलें इजराइल तक पहुंच जाएंगी? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इजराइल का डिफेंस सिस्टम बहुत ताकतवर है। इससे पहले भी जब ईरान ने हमले किए तो ज्यादातर मिसाइलों को इजराइल ने हवा में ही नष्ट कर दिया था। हालांकि ये काम इजराइल अकेला नहीं कर रहा है, बल्कि इसमें उसे अपने दोस्तों के साथ सुपर पावर अमेरिका के हथियार, रडार और सैटेलाइट्स की मदद भी मिल रही है। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने पोपोए मिसाइलों से ईरान के रडार पर सफल हमला किया। इजराइल ने खुद ही इस मिसाइल को डेवलप किया है और यह आसमान से जमीन पर सटीक हमला करती है। यह मिसाइल किसी बंकर, एयरबेस, कमांड सेंटर या फिर रडार को ध्वस्त कर सकती है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बताया गया कि भारतीय वायुसेना ने भी इस मिसाइल की मदद से पाकिस्तान के सुकूर में एक रडार को नष्ट किया था। यानी भारत और इजराइल के हमले में समानता दिखाई दे रही है। जिस तरीके से पिछले महीने भारतीय हवाई हमले के दौरान पाकिस्तान का चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम गहरी नींद में था, वो भारतीय मिसाइलों को रोक नहीं पाया था, ठीक इसी तरह जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम भी उसका मुकाबला नहीं कर पाया और दोनों हमलों का एक चाइनीज कनेक्शन भी है। पाकिस्तान की तरह ईरान में भी चीन की हार हुई। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि चीन ने हाल ही में ईरान को मिसाइल बनाने के लिए इतना ज्यादा मटेरियल भेजा जिससे 800 मिसाइल बनाई जा सकती थी, और यही मिसाइलें इजराइल पर हमला नहीं कर पाई या उसका हमला रोक नहीं पाई। यानी कि आप कह सकते हैं कि पिछले करीब 1 महीने में चीन के हथियार जंग के मैदान में 2 बार पिट गए, पहली बार पाकिस्तान में और दूसरी बार ईरान इजराइल जंग के दौरान। अब आप सोच रहे होंगे कि ईरान और इजराइल के बीच कौन ज्यादा ताकतवर है, ताकत का संतुलन किसकी तरफ झुका हुआ है? तो इसका जवाब थोड़ा ध्यान से सुनिए। हम आंकड़ों की मदद से अब आपको इसको समझाएंगे। इजराइल के पास 1,70,000 सैनिक हैं और ईरान के पास इससे करीब 3 गुना यानी 6 लाख से ज्यादा की सेना है। यानी ईरान की सेना बड़ी है, लेकिन इजराइल की आर्मी स्मार्ट है। इजराइल के पास 612 लड़ाकू विमान हैं जो आधुनिक और 5वीं पीढ़ी के लेटेस्ट फाइटर जेट्स हैं, जबकि ईरान के पास सिर्फ 551 लड़ाकू विमान हैं
और इनमें से ज्यादातर पुराने हैं। नौसेना की बात करें तो आंकड़ों में ईरान आगे है, पर इंटेलिजेंस में इजराइल के पास लीड है। दोनों देशों के पास लंबी दूरी की मिसाइल है, लेकिन जब ईरान मिसाइलों की बारिश करता है तो इजराइल हर 10 में से 9 मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर देता है। ड्रोन की बात करें तो ईरान के पास बड़ी संख्या में ड्रोन मौजूद हैं, लेकिन इजराइल के ड्रोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस हैं और खतरनाक हैं। साथ ही कई युद्ध में ये सटीक हमला कर चुके हैं। कुल मिलाकर हथियारों के मामले में ईरान के पास नंबर्स हैं, जबकि इजराइल के पास ताकत और अपना लक्ष्य भेदने की क्षमता है। हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन लॉन्च करके ईरान पर हमला किया। अब इस नाम का इजराइल से ऐतिहासिक कनेक्शन समझिए। राइजिंग लाइन का मतलब है जागता हुआ शेर। असल में शेर प्राचीन काल से ही इजराइल के यहूदियों की सभ्यता और संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। इजराइल की एक प्राचीन जनजाति यहूदा का प्रतीक चिन्ह भी शेर है। वर्ष 1950 में इजराइल ने शेर को अपना पवित्र शहर यरूशलेम का प्रतीक बनाया। इजराइल में शेर को गौरव, शक्ति और साहस से जोड़कर देखा जाता है। यहूदियों के धार्मिक इतिहास, जनजाति और राष्ट्रवादी भावना से जुड़े शेर के नाम पर ऑपरेशन का नामकरण किए जाने का एक मतलब यह भी है कि इजराइल एक बार फिर से शेर की तरह उठ खड़ा हो गया है और अपने दुश्मनों पर घातक हमले कर रहा है।